गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग दे रखा है और स्फेयर दे रखा है। लैंग्वेज थोड़ी बहुत मैंने लिखी हुई है। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। रेडियस कितनी ले रखी है? कंडक्टिंग ए नॉन कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर बी यूनिफॉर्मली चार्ज विथ ए चार्ज कैपिटल क्यू। एक स्फेयर दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है आर, और इसको चार्ज हमने कितना दिया क्यू। क्यू चार्ज देने पर सारा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ हो गया वो नहीं लिखा, अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। देन दिस चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज फ्लो करके सरफेस पे नहीं आएगा। सबका चार्ज पूरा पूरा कहाँ रहेगा? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है ये? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने पास क्या होना चाहिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अपन इसके आगे लिखते हैं देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंबल याद है? देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल अपन ने क्या रखा था? रो। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज गिवन टू स्फेयर, कितना चार्ज दिया है? कैपिटल क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। स्फेयर है तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए क्यू इक्वल टू 3, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई। 4/3 पाई रेडियस कितनी है? आर, कैपिटल आर क्यूब। पहली इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन अपनी बन गई। नॉर्मल लैंग्वेज में कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर बी uniformly charged with a charge capital Q, then this charge get distributed all over the volume। चार्ज जो है वो वॉल्यूम में ही रहेगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर दिया होता तो चार्ज फ्लो करके सरफेस पे आ जाता। पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन डेंसिटी यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या लेना है हमको? गॉसियन सरफेस लेनी है, लेकिन उससे पहले जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लिखते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बारे में लिखते हैं we want to calculate electric field। we want to calculate electric field। कहाँ कैलकुलेट करना है? पी पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। कहाँ से? सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे। we want to calculate electric field at point P at distance स्मॉल आर। डिस्टेंस कौन सी लेंगे? स्मॉल आर। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ओ। स्फीयर का जो सेंटर है ओ, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस। इस बार भी गॉसियन सरफेस कौन सी लेंगे? वही स्फेरिकल। बता रखा था इससे पहले के वीडियो में स्फेरिकल कैसे लेंगे। तो इस पूरे जो हमारे पास शेल या स्फीयर जो दे रखा है उसको सिंगल चार्ज मान ले। सिंगल चार्ज मान लेंगे, उसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाएंगे और उस स्फीयर पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो सारे पॉइंट उस पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इसके आगे लिखते हैं considering a spherical
गॉसियन सरफेस considering a spherical Gaussian surface of radius, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जितने डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना वही इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, r। ये पूरी लैंग्वेज अपनी हो गई जो अपन ने कल भी लिखी थी, बस कल यहाँ पर चेंज कर दिए होंगे वर्ड। जहाँ पर स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग था, वहां शेल लगा दिया था। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो वहां सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाकी लैंग्वेज पूरी एज इट इज सेम ही है। इसके बाद तीन पॉसिबल पॉइंट्स थे अपने पास। पी पॉइंट कहाँ हो, आउटर बाहर की तरफ, पी पॉइंट कहाँ हो, सरफेस पे। ये दोनों पॉइंट तो अपने को सेम मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम मिलेगा। डिफरेंस कहाँ मिलेगा, तो जब पी पॉइंट इनसाइड अंदर आ जाए। तो लास्ट टाइम जब शेल का देखा था तब पी पॉइंट अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था, 0। इस बार 0 हमको नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर चार्ज है। लास्ट टाइम जब हमने शेल को देखा था तो चार्ज अंदर नहीं था। इस बार स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगा, हमको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां इसके आगे लिखते हैं, सिंस देयर आर 3 possible points, 3 possible condition, there are 3 possible, since there are 3 possible conditions of point P, P पॉइंट की 3 कंडीशन है। P पॉइंट बाहर हो, सरफेस पे हो, इनसाइड हो। तो एक बार ये पूरी लैंग्वेज अच्छे से उतार ले, उसके बाद तीनों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं जब P पॉइंट कहाँ हो, बाहर की तरफ, आउटसाइड। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, व्हेन point P is outside, पॉइंट P का हो, बाहर हो। स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन आना चाहिए, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। डायग्राम बनाते हैं इसका। ये एक स्फीयर और पूरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कल जो डायग्राम बनाया था उसमें प्लस प्लस यहाँ सरफेस पे आ गए थे। कंडक्टिंग था, आज के साथ नॉन कंडक्टिंग, तो सारे पॉजिटिव अंदर ही है। एक भी पॉजिटिव चार्ज बाहर सरफेस पर नहीं आया है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ये लो इसकी रेडियस कैपिटल R, और इसका सेंटर O, और सेंटर O से कोई डिस्टेंस ले ली, और ये डिस्टेंस कितनी है, R, और इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट पे किसका कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या करेंगे, इस R रेडियस से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी, ये स्मॉल r। तो इस स्मॉल r रेडियस का यूज करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे अपन। ये एक गॉसियन सरफेस, ये हमने बना दी एक गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट लेंगे। ये एक एलिमेंट छोटा सा ले लिया ds, और इस ds का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पे बनानी है, तो आउटसाइड इसी पॉइंट पे बनेगी बाहर की तरफ, और वो हो जाएगा E सेम एंगल थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का हो गया, 0। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब स्टार्ट करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। कल कर रखा है पूरा सेम एज इट इज वही रहेगा यूजिंग गॉस लॉ। 2 पॉइंट तो सेम चलेंगे, शेल और स्फीयर। तीसरे पॉइंट पे दिक्कत आएगी, तीसरे पॉइंट में शेल वाला है तो 0 ही करना है। इसका थर्ड पॉइंट हमको आना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, उसका डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। अप्लाइंग गॉस लॉ,
अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कल यहाँ लिखवाया था मैंने जो लैंग्वेज वो लिख लेना। सिग्मा क्यू के चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, और सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ में आज डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो बाहर वाली गॉसियन सरफेस है वो यहाँ जो शेल स्फेयर जो हमने ले रखा है, ये जो बाहर वाली जो गॉसियन सरफेस है वो ये जो हमने स्फेयर ले रखा है उसके पूरे चार्ज को कवर कर रही है, इसलिए सिग्मा क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल क्यू। ई डॉट डीएस को ओपन करेंगे, cos थीटा कितना है 0, यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डीएस cos 0 डिग्री इक्वल टू कैपिटल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ई को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। जिस सरफेस पे डीएस एलिमेंट ले रखा है उसका सरफेस एरिया, ये रहा डीएस एलिमेंट, और इस पूरे का सरफेस एरिया मतलब ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है r, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको यहाँ भेजेंगे बराबर की इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला ऑफिस है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या E इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या है, क्यू अपन आर स्क्वायर 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसमें चेंज हो जाएगा, क्या के अंदर। ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर पी पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट इज एट सरफेस। डायग्राम जो कल बना रखा था वैसा ही डायग्राम बनाना है, एट सरफेस। स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों आर एक दूसरे के बराबर होंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, वो जो हमने स्फेयर ले रखा उसके ऊपर ही बनेगी। फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये स्मॉल आर है, ये पॉइंट पी, यहाँ पर डायरेक्शन बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की सेम वही डायरेक्शन बनेगी 0 डिग्री एंगल के साथ। तो डायरेक्ट करना है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार दो तीन बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज 2 बार आ रही है तो डायरेक्ट बार लिख सकते हैं। इन दिस कंडीशन कितना है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, सिंस कैपिटल ई इक्वल टू कितना है था अपने पास, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस बार हो जाएगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये खत्म, सेकंड पॉइंट अपना खत्म। यहाँ पर ये चेंज करते रहना, नंबर 2 डालते रहना आप, नंबर 2। इसके बाद तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन, ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड। थर्ड पॉइंट, उतारना रह जाए तो बीच बीच में वीडियो पोस्ट करके आप उतारते रहना, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, नंबर 3। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पॉइंट दोनों में अलग है। When point P is inside, तब इसमें रिलेशन देखिए कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, पॉइंट पी अंदर चला गया, ठीक है ना, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा। अब ये स्फेयर बनाता हूँ, ये एक स्फेयर बना दिया, ये सेंटर O और ये कैपिटल आर रेडियस। अब इस स्फेयर के अंदर कोई पॉइंट लेना P, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बना दिया P, और O से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल r, और इसी रेडियस का, ठीक है, इसी r रेडियस का एक स्फेयर बनाऊंगा, और वो स्फेयर गॉसियन सरफेस अपनी हो जाएगी। ये एक गॉसियन सरफेस बन गई। वो इसी गॉसियन सरफेस पे एलिमेंट लेंगे ds, इस एलिमेंट E और ds की डायरेक्शन एक ही जैसी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा
0 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये पूरे स्फेयर के अंदर इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। अब गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखो, ये वाली, क्या ये गॉसियन सरफेस पूरे चार्ज को कवर कर रही है? दिख रहा है क्लियरली कि पूरे चार्ज को कवर नहीं कर रही। ये कुछ वॉल्यूम का चार्ज ये कवर कर रही है। तो हमको यहां पर दे रखा है हियर, ये हम पहले से लिखते आ रहे हैं लेकिन यूज नहीं किया अब तक, अब यूज करेंगे इसका। क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना था? Q/4/3 पाई स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R क्यूब, ठीक है, ये था। अब क्या मतलब होता है इसका कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है? तो रो, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है? रो। हमने मान लिया जो अपनी जो पहले बाहर ये वाली जो सरफेस है, स्फेयर है, इसके पास कितना चार्ज था? हमने स्टार्टिंग में लैंग्वेज में लिखा था, इसको हमने कितना चार्ज दिया था? कैपिटल Q चार्ज दिया था। ये अंदर वाली जो गॉसियन सरफेस है, हमने मान लिया कि इसके पास कितना चार्ज है। तो कंसीडर चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस इक्वल टू Q डैश। एक वैल्यू ले लेते हैं अभी नॉर्मली Q डैश। अभी Q डैश कितना होगा वो हम निकाल देते हैं। हमने मान लिया कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज कवर कर रही है? Q डैश। अब Q डैश कितना होगा? सिंस Q डैश इक्वल टू कितना होगा? देखो Q डैश, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके पास कितना वॉल्यूम है, टोटल कितना वॉल्यूम कवर, इसके पास जितना वॉल्यूम होगा वो उतना चार्ज कवर करेगी, ये हमको पता है। अगर ये अपना वॉल्यूम बढ़ा दे, अगर ये अपना वॉल्यूम उतना बढ़ा दे कि इसकी रेडियस, ये जो बाहर वाला स्फेयर उसकी रेडियस के बराबर हो जाए तो पूरा चार्ज कवर कर लेगी, क्योंकि अगर ये अपनी रेडियस बढ़ा देता है तो ये पूरा स्फेयर इसको ढक लेगा, यहाँ पर बन जाएगा। जो अपन ने इससे पहले वाली कंडीशन पढ़ी थी, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सरफेस पे हो जाए तो वो पूरा कवर कर रहा था, पूरा चार्ज बाहर भी चला जाता है पूरा कवर करता है। लेकिन गॉसियन सरफेस अगर अंदर आ जाती है तो पूरे चार्ज को कवर नहीं कर सकती, इसलिए अपन ने कितना मान लिया? चार्ज कितना कवर करिए? Q डैश। अब ये उतना ही चार्ज कवर करेगी जितने इसके पास वॉल्यूम है, उससे ज्यादा चार्ज कवर नहीं कर सकती। तो बताइए इसके पास वॉल्यूम कितना है? इसके पास वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस है उसके पास कितना वॉल्यूम है? जिसकी रेडियस कितनी? स्मॉल r। फॉर्मूला पता है आपको 4/3 पाई r क्यूब। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है? रो। तो बताइए 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? एक यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है तो इसके पास कितना वॉल्यूम है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसके पास जितना वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज होगा? तो 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। अब रो की वैल्यू रख दो, उसको सोल्व कर दो। तो Q डैश इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो कितना है? कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, तो यहाँ पर Q डैश की वैल्यू हमको मिल गई, कितना मिला? कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब, और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ये Q डैश की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब अपने पास सारी वैल्यू है, गॉस से अप्लाई करो। हमको तो Q डैश की वैल्यू चाहिए थी कि कितना चार्ज ये गॉसियन सरफेस कवर कर रही है, वो चार्ज हमको चाहिए था। यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q किसके बराबर है? Q डैश के बराबर है। Q डैश किसके बराबर है? Q इंटू r क्यूब अपॉन r क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन E ds cos कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखोगे तो कितना रहेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यू। और यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का यूज किया है, नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2। सॉल्व करो इसको, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यू, ई इंटू इंटीग्रेशन ds को सॉल्व करने आता है, कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ds एलिमेंट कहाँ रखा है, तो यहाँ पर रखा है, इस स्फीयर में रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और ds का कौन सा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब मत कर देना कहीं गलती से, क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू क्यू, एक आर है, आर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आंसर आएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, याद रखने के लिए शॉर्ट में के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये अपने आंसर आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, के पहले से पता है, क्यू आर अपॉन आर क्यूब। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। अगर इस फॉर्मूले को चेक करना है एग्जाम में, हो सकता है भूल जाओ, कंफ्यूज हो रहा है आपको कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सिंपली दोनों आर को बराबर रख दो, स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर रख दो, और आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर आ रहा है तो सही है। तो यहाँ पर देखो स्मॉल आर को कैपिटल आर को बराबर लिखते, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर, एक आर से आर कैंसिल, तो क्या बचेगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ध्यान रखना, यहाँ इससे याद रखना के क्यू आर अपन आर क्यूब, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो अपना वही फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब ये डेरिवेशन अपना सही है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ग्राफ बनाना है, पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद जैसे कल अपन ने नोट में इसके और फॉर्मूले अपन ने देखे थे, उसी तरह से इसके भी फॉर्मूले अपन देखते हैं। एक बार ग्राफ बना लेते हैं इसका। वेरिएशन बिटवीन कैपिटल ई एंड स्मॉल आर, वेरिएशन स्मॉल आर के बीच में होगा, कैपिटल आर मत कर देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये सेंटर ओ, आज सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस बार भी जीरो होगा, सेंटर पे तो जीरो होगा, लेकिन इनसाइड जीरो नहीं है। इनसाइड फॉर्मूला अपना क्या बना है, इनसाइड फॉर्मूला बना है, अगर देखें फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, ई इक्वल टू इनसाइड के लिए नंबर 1 के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला बना है। या फिर क्या की वैल्यू रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट, एक बार चार्ज हमने जो दे दिया वो बदलेगा थोड़ी, इतना ही चार्ज रहेगा। जो स्फीयर में है उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है, आर चेंज हो रहा है, पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो आर चेंज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जैसे जैसे सेंटर पे तो आर कितना होगा, 0, यहाँ पर सेंटर पे ये रहा, आर की वैल्यू कितनी होगी, 0, फिर पॉइंट सेंटर से आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड ये फॉर्मूला है, आउटसाइड तो फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है, सरफेस पे बदल जाता है। यहाँ पर देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा सेंटर से, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। कब तक, जब तक ये पॉइंट इनसाइड है तब तक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1 है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 और सरफेस पे आते आते इसका कितना हो गया, 10। इस बार भी सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे ही होगा, सरफेस तक तो बढ़ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो ग्राफ के साइड स्ट्रेट लाइन पता है आपको, सेंटर पे 0, यहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर पे तो 0 है,
0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कब तक बढ़ता रहा? जब तक सरफेस पे पॉइंट नहीं आ जाता तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। यहाँ से जाएगी स्ट्रेट लाइन, सेंटर पे पॉइंट, सेंटर से थोड़ा आगे बढ़ा, बढ़ता गया, सेंटर से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? सरफेस तक। सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आते ही R इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर E इक्वल टू के क्यू पर आर स्क्वायर फॉर्मूला है, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, ये सरफेस पे। ठीक, अब सरफेस के बाद क्या फॉर्मूला होता है देखो, तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। अब सरफेस के बाद क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन आर स्क्वायर है, आर नहीं है, इसका मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा जो अपन ने पहले बनाया था। इससे पहले नॉर्मली ये ग्राफ था, 0 था, इनसाइड मैक्सिमम हो गया, फिर वापस कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर पहले इनसाइड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम हुआ सरफेस पर, और मैक्सिमम होने के बाद जैसे जैसे पॉइंट बाहर आ गया उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज हुआ। तो ये हो जाएगी इसकी आउटसाइड, ये हो जाएगा सरफेस, और ये हो जाएगा इनसाइड। और यहाँ पर लिखना चाहो तो भी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पर आ जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई, और ये अपना ग्राफ वेरिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस कंप्लीट। अब इसके बाद कुछ इसके अलग तरह से फॉर्मूले देखते हैं नोट करके। नंबर 1, अगर ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है E इक्वल टू, पहला आउटसाइड के लिए फॉर्मूला जो अपन ने कौन सा निकाला था, आउटसाइड वाला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था अपना, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हमको Q के फॉर्म में नहीं चाहिए, कोई दूसरा फॉर्म चाहिए, डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। डेंसिटी कितनी आएगी, रो इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, बस दोनों इक्वेशन को यूज करो, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। बाय 1 and 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखो, कितना हो जाएगा देखो, E इक्वल टू यहाँ से Q कितना जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, एक और फॉर्मूला मिला हमको, रो इंटू कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला सरफेस के लिए बनाना है। तो सरफेस के लिए स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होते हैं, इसी फॉर्मूले में चेंज कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो E इक्वल टू, E का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कैपिटल R स्क्वायर में रखूं तो यहाँ नीचे R स्क्वायर, ऊपर R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक R बचेगा, कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा, थर्ड, when point P is inside, नंबर थर्ड, तीसरा इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आता है,
के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो के क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। ठीक है, वही सेम वापस इक्वेशन नंबर 1, डेंसिटी कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कितना हो जाएगा आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन का यूज करो बाय 1 एंड 2। यहां से q की वैल्यू यहां रखो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से q कितना आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ये रहा, और यहाँ से q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से q कितना आ जाएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, रो इंटू आर बचा आर, ये 3 डिवाइड में नीचे आ जाएगा 3, 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बचा, आर क्यूब कैंसिल। तो ये फॉर्मूला अपना सरफेस का और ये इनसाइड का इलेक्ट्रिक